हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इन टाइट्रेशंस में जो इंडिकेटर्स यूज्ड होते हैं उनका सिलेक्शन इन टाइट्रेशंस में यूज्ड होने वाले एसिड और बेस उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो आज हम अपने इस टॉपिक में इन 4 टाइप्स के टाइट्रेशंस और इनमें जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं उनके सिलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे फर्स्ट मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो देखो बच्चों, इस टाइट्रेशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड को एनालाइट के फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग बेस को जो है हम टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज करेंगे, या फिर जस्ट उल्टा हम NaOH या कहें कि स्ट्रॉन्ग बेस को एनालाइट के फॉर्म में और एसिड को टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एनालाइट वो सब्सटेंस होता है या वो रिएजेंट होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है, और जो टाइट्रेंट होगा बच्चों ये वो रिएजेंट होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है और जिसे हम ब्यूरेट में लेते हैं। ओके, तो हम एक एक करके समझेंगे। सपोज हमने यहाँ पर HCl का यूज किया है एनालाइट के फॉर्म में और NaOH का यूज किया है टाइट्रेंट के फॉर्म में। हमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो हमने ये टाइट्रेशन की रिएक्शन लिखी HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, हमने सबसे पहले HCl को ठीक है पिपेट के थ्रू एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया और उसका pH डिटरमाइन किया। इनिशियली जो HCl सॉल्यूशन था उसमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे और जो उसका pH होगा वो लो होगा। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या एक इंडिकेटर मिला दिया। सपोज हमने फिनोप्थिलीन का यूज किया और फिर इसके बाद हम उसमें NaOH को प्रोग्रेसिवली क्या मिलाते जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप NaOH मिलाओगे HCl का न्यूट्रलाइजेशन होगा और मीडियम का pH धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चों, इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि NaOH से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगी, कम, क्योंकि वो न्यूट्रल होने लगेगा, और pH जो है pH सॉल्यूशन का वो क्या होने लगेगा बच्चों, इंक्रीज होगा। और जब तक न्यूट्रल पॉइंट मतलब मींस इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता pH धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आया pH आपने NaOH का एक ड्रॉप भी डालोगे तो NaOH या बेस जो है स्ट्रॉन्ग है तो उससे बहुत ज्यादा OH माइनस आइंस बनेंगे और जो pH है ना सॉल्यूशन का वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एकदम सडन जंप कर जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। और ये फिनोप्थिलीन की जो CTR है, कलर ट्रांजिशन रेंज मींस pH रेंज, उसको क्रॉस कर जाएगा और फिनोप्थिलीन हमने इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया है तो फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में तुरंत क्या कर देगा, पिंक कलर देगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, मींस इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ओके, यही मैंने लिखा है कि आपने ये रिएक्शन लिखी टाइट्रेशन में, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। ओके, इनिशियली द pH ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लो ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl and H plus, but progressively increases with the addition of base because H plus ions neutralized by OH minus ion। कि जैसे ही हमने इनिशियली HCl का सॉल्यूशन लिया था उसका pH काफी लो था, आपने जैसे जैसे NaOH मिलाना शुरू किया pH प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होने लगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि OH आइंस जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH के OH माइनस आइंस हैं वो HCl के H प्लस को न्यूट्रल करते जाएंगे। ठीक है, टू फॉर्म वाटर एंड डिक्रीजेस, ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड pH इंक्रीजेस। तो H आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और pH इंक्रीज होता जाएगा, बट एट इक्विवेलेंस पॉइंट सडन जंप इन pH, और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और क्या हो जाएगा, pH में एक सडन चेंज आएगा। ओके, तो यहां तक आप नोट करें, फिर हम ग्राफ बनाते हैं।
अब देखो बच्चों, ये जो टाइट्रेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वो आता है pH 7 पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता, इसीलिए इक्विवेलेंस पॉइंट पर किसी भी प्रकार का कोई pH चेंज नहीं होगा और 7 पर ऑब्जर्व होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट आया और आपने एक ड्रॉप भी NaOH को यदि ऐड कर दिया तो pH एकदम सडन चेंज होगा और वो फिनोल्फ्थलीन की CTR कलर ट्रांजिशन रेंज को क्रॉस कर जाएगा। और ऐसे में हमने इस टाइट्रेशन में फिनोल्फ्थलीन का यूज किया है इंडिकेटर के फॉर्म में, तो फिनोल्फ्थलीन तुरंत क्या होगा, अब एक पिंक कलर देगा, क्योंकि pH सॉल्यूशन का 8 से 10 और उससे ऊपर 14 तक पहुंच जाएगा अगर आप ज्यादा NaOH मिला दोगे तो। और इस तरह से हम टाइट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो हम इस ग्राफ से, तो यही मैंने लिखा है कि ऑब्जर्व दैट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ, ठीक है, obtain pH 7 and after equivalence point pH medium sudden increase and increases, okay, cross the CTR of phenolphthalein। और किसको क्रॉस कर गया, ये phenolphthalein की हम जानते हैं CTR है कलर ट्रांजिशन रेंज, pH रेंज। phenolphthalein बेसिक मीडियम में कलर देता है जबकि एसिडिक मीडियम में क्या रहता है, कलरलेस। और यहां पर इसमें pH, तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि HPH H प्लस एंड pH इसमें चेंज होता है और ये होता है पिंक कलर का और ये होता है क्या बच्चों, कलरलेस। तो जैसे ही बेसिक मीडियम मिला, ओके, तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। और ये जो एसिडिक मीडियम में था, एसिडिक मीडियम में बच्चों ये जो है HPH आयोनाइज नहीं होता, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये वीक एसिड है और इसका आयोनाइजेशन नहीं होता। और इस तरह से बेसिक मीडियम में पिंक कलर आ गया और हमने टाइट्रेशन कंप्लीट कर दिया। ये हमारा ग्राफ है। यहां पर हमने pH लिया है, ओके, और यहां पर हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ NaOH, ओके, मतलब यहां पर टाइट्रेंट का वॉल्यूम है, ये है pH। इसको बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व, ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टाइट्रेशन कर्व। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली सपोज हमारा pH 2 से स्टार्ट होता है, HCl हमने इतना डाइल्यूट लिया कि उसका pH 2 है। हमने जैसे ही उसमें NaOH मिलाना शुरू किया, पहले pH आप देख रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिलाया गया OH माइनस आयन H प्लस आयन से क्या होता जा रहा है, ठीक है, न्यूट्रल होता जा रहा है और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो pH इंक्रीज होता जाएगा। सपोज ये इसका क्या आ गया बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट। और इस पॉइंट पर एक ड्रॉप भी आपने आगे बढ़ा दिया NaOH का तो एकदम pH सडन चेंज हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि फिनोल्फ्थलीन की रेंज को पार कर गया और यहां पर हमारा फिनोल्फ्थलीन क्या दे देता है, कलर दे देता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि जब हम NaOH को टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं और HCl के फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं हम, एनालाइट, तब हमारा इंडिकेटर क्या यूज होगा, फिनोल्फ्थलीन। अब मैं इसके जस्ट अपोजिट टाइट्रेशन भी बता देता हूं, पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, सपोज हमने अब यहाँ का टाइट्रेशन जो स्टार्ट किया उसमें NaOH को लिया एनालाइट के फॉर्म में और HCl को लिया टाइट्रेंट के फॉर्म में, ओके। हमने NaOH को टाइट्रेट किया HCl के साथ और इसमें एक इंडिकेटर यूज किया मिथाइल ऑरेंज। हम जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का जो CTR है वो कितना होता है, 3.3 से 4.3 के बीच में होता है। मतलब ये है कि जैसे ही मीडियम का pH 3.3 से नीचे जाएगा, जो मिथाइल ऑरेंज है वो तुरंत रेड कलर शो करेगा और 4.4 से ऊपर जब तक pH रहेगा ये येलो कलर का रहेगा। तो हमने जो है NaOH में जैसे ही मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे पूरा सॉल्यूशन येलो कलर का रहेगा। ये कैसा रहेगा, येलो। कौन, ये सॉल्यूशन ड्यू टू, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। अब हमने उसमें HCl मिलाना शुरू किया। अब हम क्या होगा, जैसे जैसे हम उसमें, तो इनिशियली क्या होगा, अगर हम सॉल्यूशन का pH देखें तो इनिशियली NaOH के कारण बहुत हाई होगा, मतलब ये कहें 14 के आसपास का होगा। अब आप जैसे उसमें HCl मिलाना शुरू करोगे, OH आयंस और H प्लस आयन का न्यूट्रलाइजेशन होगा और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मीडियम का pH क्या होने लगेगा बच्चों, डिक्रीज होने लगेगा। और पहले प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे क्या होगा, pH चेंज आएगा। मैं अभी ग्राफ बनाता हूं
और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आया, ये pH 7 पर आता है, मतलब सॉल्यूशन का pH 7 हुआ नहीं और इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, इसके बाद अगर आपने एक ड्रॉप भी HCl मिला दिया तो pH सडन जंप करके नीचे चला जाएगा और वो जो है मिथाइल ऑरेंज की CTR को क्रॉस कर जाएगा, मतलब 3.3 से भी नीचे pH गया और मिथाइल ऑरेंज तुरंत रेड हो जाएगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन रेड हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज के कारण। और ऐसे में हम समझेंगे कि हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ गए ना? इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइट्रेशन में हम मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जब हम NaOH का HCl से टाइट्रेशन कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज का यूज करेंगे, जब हम HCl का NaOH से टाइट्रेशन कर रहे हैं तो फिनोल्फथलीन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में हम दोनों इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले आप ये समझ गए होंगे, यही मैंने लिखा, इनिशियली pH of medium becomes high and progressively decreases due to decrease OH minus ion, ठीक है, and concentration ion concentration at pH 7 the obtained equivalence point. After equivalence point, sudden change in pH by addition of HCl and cross CTR of basic indicator methyl orange means methyl orange का and methyl orange give, ठीक है, red color in solution। समझ गए बच्चों कि जो इस तरह का आपने टाइट्रेशन देखा उसमें जो ग्राफ बनेगा, अब उस ग्राफ से भी मैं आपको अच्छी तरह इसको समझा सकता हूं। ओके, तो देखो आप यदि आप ऐसा देखें, इस ग्राफ में हम यहां पर, ये हमारा ग्राफ है, यहां पर हमने लिया pH, ओके, और यहां पर हमने लिया वॉल्यूम ऑफ एसिड। फर्स्ट जो मीडियम का pH है वो इस तरह से दिखेगा, बहुत हाई होगा क्योंकि हमने यहाँ पर NaOH को एनालेट के फॉर्म में लिया है और एकदम यूं आ जाएगा। तो ये सपोज यहाँ पर क्या है हमारा pH 7, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट। ये 0 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7, 6 है, 10 है और ये मान लो 14 है, सपोज ऐसा है। तो पहले आप देख रहे हैं कि ये जो इनिशियली pH धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आया, ये जो है किसकी, मिथाइल ऑरेंज की CTR, किसका CTR है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज का, उसको क्रॉस कर जाएगा और हम जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो है यहां पर क्या देगा, रेड कलर आ जाएगा। और रेड कलर आया तो क्या मतलब इसका कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट, अगर हम दोनों के लिए देखें कि यहां पर pH, तो ये एक ऐसा ग्राफ दिख रहा है। ओके, आप देख रहे हैं कि ये जो टाइट्रेशन है एसिड का बेस से या बेस का एसिड से, यहां पर फिनोल्फथलीन CTR आ रहा है, यहां पर मिथाइल ऑरेंज आ रहा है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट चेंज है, शॉर्ट चेंज इन pH, ये हो गया 7 पर। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइट्रेशन में, ठीक है, यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लिया, तो इस जो टाइट्रेशन है, इस टाइट्रेशन में हम जो है इंडिकेटर्स के फॉर्म में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन का यूज कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया कब फिनोल्फथलीन यूज करना है और कब मिथाइल ऑरेंज। तो ये इसकी टाइट्रेशन कर्व है एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। ये जब आपने देखा बेस को किस फॉर्म में लिया गया था बच्चों, एनिलाइट के फॉर्म में, तब का था। इससे पहले वाला ग्राफ था जब आपने एसिड को एनिलाइट के फॉर्म में लिया। सपोज टोटल ये इस तरह का ग्राफ है, तो हम देख रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन दोनों का इस टाइट्रेशन में यूज किया जा सकता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। ओके, यहां पर हम वीक एसिड को एनिलाइट के फॉर्म में यूज करें और स्ट्रॉन्ग बेस को एक टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड और NaOH है, तो टाइट्रेशन स्टार्ट जब हम करते हैं तो टाइट्रेशन के इनिशियल पॉइंट पर
जो एसिड है, वीक एसिड है, वो पुअरली आयोनाइज्ड होगा और ऐसे में जो पीएच है वो काफी बहुत ज्यादा लो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि 7 से नीचे होगा, 3 या 4 के आसपास, 4 के आसपास होता है सॉल्यूशन का पीएच। एस्टिक एसिड यूज करें तो लगभग 4 के आसपास पीएच आता है। ओके, अब जैसे जैसे हम उसमें NaOH ऐड करेंगे, प्रोग्रेसिवली जो ऐड करते हैं NaOH, तो ऐसे में एस्टिक एसिड के जो फ्री H+ आइंस हैं वो क्या होने लगेंगे बच्चों, न्यूट्रल होने लगेंगे और ऐसे में पीएच धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब कंप्लीट एस्टिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मींस एंड पॉइंट आएगा, तो उस समय जो मीडियम का पीएच है वो क्या होना चाहिए बच्चों, 7। मींस इस टाइट्रेशन का जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 7 में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके एंड पॉइंट का पीएच 7 नहीं होता बल्कि इससे आगे आता है। मतलब एस्टिक एसिड कंप्लीट क्या हो गया, न्यूट्रल, इसके बाद भी मीडियम का पीएच 7 नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बनता है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है और वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलिसिस से स्ट्रॉन्ग बेस फिर बन गया, जिससे पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट का में जो इसका पीएच है वो 8.7 के आसपास मिलता है जब हम एस्टिक एसिड्स का टाइट्रेशन NaOH से करते हैं। और अदर एसिड्स यूज किए जाएं, वीक एसिड्स, तो ये 8 से 10 तक दिखता है इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच। इस इक्विवेलेंस पॉइंट जो भी आया, इसके बाद अगर आप NaOH का एक ड्रॉप भी डालते हैं तो एकदम सडन जंप कर जाएगा पीएच। और वो क्या, जैसे ही सडन जंप करेगा तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि जो फिनोल्फथलीन की CTR है उसको सॉल्यूशन का पीएच क्रॉस कर जाएगा। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का पीएच जब 8 से 10 के बीच में होता है तो फिनोल्फथलीन उस समय क्या दे देता है, पिंक कलर। तो इसमें हम इस टाइट्रेशन में जब हम वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं, फिनोल्फथलीन का। समझ गए ना। इसके बाद फिर और अगर NaOH मिलाओगे पीएच इंक्रीज होता जाएगा। तो यही लिखा है कि इनिशियली H+ आर न्यूट्रलाइज्ड बाय OH- आयंस, देयर इज रिलेटिवली स्मॉल चेंज in pH and sudden change observed after equivalence point. But pH of end point not observed at 7 but observed at 8 to 10 pH due to hydrolysis of salt which give strong base and weak acid. Near the equivalence point जो भी आया pH change in observed from about 8 to 11 by addition of small amount of base. आपने जरा सी small amount आपकी base की मिला दी, pH 8 से लेके 11 तक पहुंच गया। और इस टाइट्रेशन में हमें ऐसे इंडिकेटर का यूज करना होता है जिसकी पीएच रेंज मीन CTR ये 8 से ऊपर आती है। और उसके लिए सबसे बेस्ट सफिशिएंट जो मतलब बेस्ट क्वालिटी का जो एक इंडिकेटर है वो है फिनोल्फथलीन। ओके, तो पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इसे ग्राफिकली समझें, ये हमारा टाइट्रेशन कर्व है, तो आप देख रहे हैं कि वीक एसिड का जो पीएच है लगभग 4 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए ना। और आप देख रहे हैं कि ये जो NaOH की स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये लगभग 8 या 11 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद ये जो 11 तक को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल्फथलीन यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन दिस टाइट्रेशन। ओके, और ये इसका टाइट्रेशन कर्व है। अब हम मान लो ऐसा लें कि हमने एस्टिक एसिड को टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज किया और NaOH को एनिलाइट के, तो आप इनिशियली देख रहे हैं कि पीएच ज्यादा है NaOH का, आपने उसमें एस्टिक एसिड मिलाना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि जो NaOH है उसका पीएच तो काफी हाई होगा, सपोज 11 तो हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, उस समय हमारा पिंक कलर आ जाएगा। और फिर आप उसमें एस्टिक एसिड मिलाना शुरू करेंगे, जैसे ही ऐड करना शुरू करोगे तो पीएच डिक्रीज होने लगेगा, 8.7 पर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। इसके बाद पिंक कलर लेस हो जाएगा, मतलब पिंक कलर जो है हट जाएगा और वहां पर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, कलर लेस हो जाएगा। और जैसे ही कलर लेस हुआ आप समझ जाओगे कि टोटल टाइट्रेशन हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी पीएच 4 से नीचे नहीं जाती, फिर कितना भी एसिड मिलाते रहें पीएच 4 से नीचे नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसमें मिथाइल ऑरेंज का यूज नहीं कर सकते कि हम मिथाइल ऑरेंज मिला के और फिर एस्टिक एसिड मिलाएं तो एसिडिक मीडियम मिथाइल ऑरेंज कलर दे दे, नहीं। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की CTR को जो एस्टिक एसिड है वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसका समझ गए ना कि इस टाइट्रेशन में
जो है फिनोल्फथालीन ही एक बेस्ट इंडिकेटर होगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के फॉर्म में यूज नहीं होगा। तो यहां तक आप दोनों ग्राफ से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर है वो क्या यूज होगा, केवल फिनोल्फथालीन। तो ये नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। ओके, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हम किससे कर रहे हैं, वीक बेस से। सपोज हमारे पास HCl एक टाइट्रेंट के फॉर्म में है और NH4OH एनालाइट के फॉर्म में। ओके ये टाइट्रेशन की रिएक्शन है। तो इनिशियली pH ऑफ मीडियम बिकम्स अबाउट 8। मतलब ये है कि जो NH4OH एनालाइट के फॉर्म में लिया है तो उस समय सॉल्यूशन का जो pH होगा बच्चों अप्रोक्सीमेट 8 होगा, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस है और उससे pH बहुत ज्यादा नहीं होगा। फिर क्या होगा कि प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस विद स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप NaOH क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंट बाय एडिशन ऑफ, यहाँ और जोड़ लेना बच्चों, एडिशन ऑफ HCl। अब आप उसमें जैसे जैसे HCl ऐड करना करोगे तो धीरे धीरे pH क्या होने लगेगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, एक ड्रॉप भी आपने HCl मिलाया तो एकदम क्या हो जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा pH और वो 3 या 2 के आसपास पहुंच जाएगा। और हम जानते हैं कि जब 3 या 2 के पास पहुंचेगा तो ये मिथाइल ऑरेंज की CTR को क्रॉस कर जाएगा, मतलब बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं उनकी CTR को क्रॉस कर जाएगा। और क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमने इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज किया था वो हमारा कलर दे देगा और इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा। ये देखा गया कि इस टाइट्रेशन में जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट है, वो 7 पे नहीं मिलता बल्कि उससे नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो सॉल्ट बना है उसके हाइड्रोलिसिस से एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनता है और वो एसिड के कारण ही pH और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहां आप देख रहे हैं कि इस टाइट्रेशन में हम किसका यूज कर सकते हैं बच्चों, मिथाइल ऑरेंज का। ओके, मैं इसको ग्राफिकली बता दूं तो यहां तक आप नोट कर लें। अब देखो, अगर हम इसके ग्राफ को देखें, टाइट्रेशन कर्व को, तो हमें देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा बच्चों इस तरह से आएगा। यहां पर हम pH ले रहे हैं और यहां पर है वॉल्यूम ऑफ HCl। ओके, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। यहां सपोज pH 0 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है, ठीक है, 8 के आसपास और 10 और ये है 14। तो ये जो इसका pH है यहां कहीं मिलेगा 5.3 में। फिर आप देख रहे हैं कि ये एकदम चेंज हुआ और ये 2 या 3 को क्रॉस कर गया। तो यहां पर जो हमने यूज किया है मिथाइल ऑरेंज, ओके, वो एक रेड कलर देगा, जबकि आप जानते हैं कि यहां पर किसकी CTR आ रही है, फिनोल्फथालीन की, ठीक है, जो कि 8.3 से 10 के बीच में है। और यहां पर हम एक फिनोल्फथालीन को इंडिकेटर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे कितना भी बेस मिला दिया जाए वो इस क्रॉस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता। एक ग्राफ और इसी तरह से देख सकते हैं। देखो यहां पर हम NH4OH और प्लस HCl का यूज कर रहे हैं। ओके, पहले आप इस ग्राफ को बना लें, फिर मैं उसको भी समझा देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर NH4OH को हम टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज करें और HCl को एनालाइट के फॉर्म में, तो ये ग्राफ आएगा। इनिशियली pH कम है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था। ओके, लगभग 2 या 3 के आसपास होता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज की CTR को तो क्रॉस कर रहा है। फिर हम जैसे जैसे उसमें NH4OH मिलाएंगे प्रोग्रेसिवली pH इंक्रीज होगा और एंड पॉइंट के बाद चाहे कितना भी NH4OH मिला दें ये 8 को क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फिनोल्फथालीन को हम इसमें इंडिकेटर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, केवल यूज होगा मिथाइल ऑरेंज या ऐसा कोई भी बेसिक, ठीक है, इंडिकेटर जिसका pH रेंज 4 से नीचे आती है।
तो दोनों तरह से आप समझ गए कि इस तरह का टाइट्रेशन जब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से करें तो इसके लिए सुटेबल जो इंडिकेटर है वो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, यहां पर वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है। ओके, एसिटिक एसिड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। वीक एसिड वीक बेस पुअरली आयोनाइज्ड होते हैं, इसलिए पीएच जो रेंज होती है ना इस टाइट्रेशन में वो 4 से लेके और 8 के आसपास की ही होती है। तो यहां तक अगर आप यहाँ 4 है और यहाँ 8 है तो हम जानते हैं कि इनमें जो कितना भी एसिड में बेस मिला दें, बेस में एसिड मिला दें, मीडियम का पीएच 4 से 8 या 8 से 4 के बीच में ही वाइब्रेट होता है। और हम जानते हैं कि ये पीएच रेंज ऐसी है जो ना तो मिथाइल ऑरेंज को क्रॉस कर रही है और ना ही किसको क्रॉस कर रही है, फेनोल्फथलीन में। इसका मतलब है कि इस टाइट्रेशन में एक शॉर्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के डिटरमिनेशन में कॉमन इंडिकेटर्स का यूज नहीं हो सकता। तो इस टाइट्रेशन के लिए कॉमन जो हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, उनका यूज नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो आपने देखा 4 टाइप्स के जो टाइट्रेशंस देखे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे थे तो हम दोनों मतलब है कि फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज मींस एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर्स दोनों का यूज कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का टाइट्रेशन, तो इसके लिए फेनोल्फथलीन बेस्ट इंडिकेटर होता है एक सुटेबल, या कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो एसिडिक नेचर का है और जिसकी CTR 8 से ऊपर है वो यूज कर सकते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कर रहे थे तो हम ऐसे इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं जिनकी CTR 3 या 4 के आसपास आती है, मतलब जितने भी बेसिक इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज। और ये टाइट्रेशन ऐसा है जिसकी पीएच जो है 8 से 4 के बीच में वाइब्रेट होती है और इसमें इस तरह के इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकते। तो ये है हमारा कुल मिला के एसिड बेस टाइट्रेशन और सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एसिड और बेस का एक पेयर दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा विच इंडिकेटर सुटेबल फॉर दिस टाइट्रेशन। तो आपको उसमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, या दोनों वीक है या दोनों स्ट्रॉन्ग, किस तरह के टाइट्रेशन है, उस बेस पर आपको इंडिकेटर्स को पहचानना है। समझ गए ना? तो बहुत इजी गोइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। आप इसे अच्छी तरह से समझें, देखें। मैं समझता हूँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।